बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकंड ईयर के हवाले से आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स में सबसे पहला मौजू सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस, मैग्नेटिक फील्ड्स, ये तमाम मौजू चलेंगे। बेटा इसमें सेकंड ईयर में ख़ास तौर पर जिसका आपने ख्याल करना है कि चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 18 तक करंट, चार्जेस, फील्ड, मैग्नेटिज़म का जिक्र चलना है। कोई लेक्चर आपका स्किप नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस लेक्चर अगर आप तैयार करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वरना नेक्स्ट लेक्चर समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो बिल्कुल केयरली आपने तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। टॉपिक हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ने हैं, लेकिन साथ उन टॉपिक्स को समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड टॉपिक्स का भी हल्का फुल्का आइडिया डिस्कस होता रहेगा। तो चैप्टर हमारा है जी 12, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि चार्जेस अगर स्टैटिक्स हैं तो हम किस तरह उनके बारे में डिफरेंट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लफ्ज़ चार्ज को हमने समझना है कि चार्ज क्या चीज़ है। तो चार्ज के बारे में याद रखिए, एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी of material due to excess or deficiency of electrons। ठीक है, किसी भी मटेरियल में चार्जेस पैदा होने की वजह उसमें इलेक्ट्रॉनों का या तो एक्सेस में हो जाना या डेफिशिएंसी में हो जाना। किसी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन अगर उसके प्रोटॉनों से बढ़ गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम रह गए हैं तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में चेंज हो जाएगा। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी को हम कहते हैं चार्ज। चार्ज के लिए SI यूनिट कूलम यूज होती है। सिंबॉलिकली हम इसको C से लिखते हैं। ठीक हो गया? चार्ज के लिए इक्वेशन मिलीकॉन्स के मुताबिक Q = NA। यहाँ N से मुराद होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऑर्बिट्स में मटेरियल के, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मसलन देखें, जैसे हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम का होता है टॉपिक नंबर 2 होता है, मास नंबर उसका 4 होता है। तो हीलियम का अगर हमें चार्ज चाहिए तो 2e के इक्वल, और एक e की कीमत होती है 1.6 10⁻⁹, यानी 3.2 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो आपको लफ्ज़ चार्ज बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि चार्ज क्या है, चार्ज के लिए यूनिट क्या यूज़ होती है, और हम किसी भी मटेरियल का चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज। हमें अपने टॉपिक्स को समझने के लिए जो बेसिक बैकग्राउंड चाहिए, मैं सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी हम अपने टॉपिक को प्रॉपर फोकस करेंगे। एक होता है टेस्ट चार्ज, और एक होता है सोर्स चार्ज। जो हमारे पास सोर्स चार्ज है, याद रखें इसका काम है प्रोड्यूस फील्ड।
it is used to produce its own field. यानी ऐसा चार्ज जो अपना फील्ड रखता हो, जिसमें फील्ड पैदा करने की सलाहियत हो, उसको हम सोर्स का नाम देंगे। ठीक है। जबकि टेस्ट चार्ज जो है, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जिस चार्ज की हम हेल्प लेंगे उसको हम टेस्ट चार्ज का नाम देंगे। टेस्ट चार्ज को हम नॉर्मली QO से रिप्रेजेंट कर देंगे, सोर्स चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक होगी बात ये। अब मसलन ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इसने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड पैदा कर दिया। इस फील्ड की ताकत मालूम करने के लिए फील्ड के अंदर कहीं भी हम टेस्ट चार्ज रखेंगे और देखते हैं सोर्स इस टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक हो गया। तो टेस्ट चार्ज का काम होगा हमें ये बताना कि हमारा फील्ड वहाँ कितनी वैल्यू रखता है, और सोर्स का काम होगा फील्ड पैदा करना। ठीक हो गया। इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हुए हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हमारा पहला आर्टिकल है जो सिलेबस के मुताबिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field is called electric field lines. कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक होगी बात ये। यानी हम टेस्ट चार्ज को जैसे फील्ड में रखेंगे तो टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर किस डायरेक्शन में किस तरह जा रहा है उसके उस मैप को स्टडी करेंगे, और उस मैप का नाम हम क्या रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली हमें गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड। ये हमें फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि फील्ड किस डायरेक्शन में है, किस तरफ अट्रैक्शन है, किस तरफ रिपल्शन है। इसी वजह से हम फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके लिए मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करते हैं। मसलन अगर हमारा केस नंबर 1, सोर्स चार्ज हमारा है पॉजिटिव, तो जाहिर है सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके गिर्द एक स्पेस बन जाएगा, तो स्पेस अराउंड चार्ज इज कॉल्ड फील्ड। स्पेस अराउंड चार्ज is called
फील्ड। तो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो इलाका बन जाता है उस इलाके को हम क्या कहते हैं, फील्ड का नाम देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स इस फील्ड के अंदर फील होगी। अब फर्ज किया हम एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दिया QO। अब देखना यह है कि सोर्स की वजह से अब टेस्ट चार्ज हमारा है पॉजिटिव चार्ज, सोर्स भी यहाँ पर पॉजिटिव है, सोर्स इस वक्त Q है, ठीक है, सोर्स बजाते खुद Q है और टेस्ट QO है और दोनों पॉजिटिव हैं। तो सोर्स टेस्ट को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। यानी मैं टेस्ट चार्ज को किसी भी जगह पे रख दूं तो आप देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पर सोर्स ने इस टेस्ट चार्ज को रिपेल ही करना है तमाम लोकेशंस पर। यानी टेस्ट चार्ज हमेशा, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को ले गए होंगे पॉजिटिव और सोर्स अगर हमारा पॉजिटिव है तो ऐसी सूरत में टेस्ट चार्ज हमेशा जो रिजल्ट शो करेगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो टेस्ट चार्ज है वो रेडियस लाइन पर चल रहा है, क्योंकि सर्कल के अंदर आपको पता है जो लाइंस होती हैं वो रेडियस होती हैं। तो टेस्ट चार्ज आप किसी भी जगह पे रखते हैं तो वो रेडियस लाइन के ऊपर चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा होगा, इसी लफ्ज़ यूज़ है रेडियली आउटवर्ड, ठीक हो गया। और तमाम की तमाम लाइनें कैसी बन रही हैं, स्ट्रेट लाइन। और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि जैसे जैसे हम सोर्स से बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम, क्योंकि लाइनों के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे देखें फील्ड सोर्स के करीब लाइनों के दरमियान गैप कम है, जैसे दूर होते जाएंगे लाइनों के दरमियान गैप जो है बढ़ता जाएगा। और आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, कूलम्स लॉ के मुताबिक मैट्रिक लेवल पर कि जो फोर्स होती है वो 1/r² के मुताबिक होती है। जैसे जैसे r हमारा जो है इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे जो है F की वैल्यू जो है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फील्ड वीक होता जा रहा है आउटवर्ड जाते हुए, जबकि इनवर्ड आते हुए फील्ड क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये आ गया केस नंबर 1। इसके बाद जो है केस नंबर 2 की तरफ अगर हम चल दें तो केस नंबर 2 में फर्ज किया कि अगर हमारा सोर्स चार्ज है नेगेटिव, जाहिर है सोर्स जब भी रखेंगे उसके इर्द गिर्द एक स्पेस जनरेट हो जाएगा और उस स्पेस के अंदर जब भी कोई टेस्ट चार्ज किसी भी लोकेशन पर अगर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा और टेस्ट चार्ज को हमने पॉजिटिव ही लेना है, ये ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया पाथ डिस्क्राइब बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर हमारा टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव है और उसे हम किसी भी लोकेशन पर एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्स हमारा है वो नेगेटिव है, तो रिज़ल्ट क्या होगा कि टेस्ट चार्ज सोर्स की डायरेक्शन में, सोर्स की तरफ रेडियली इनवर्ड आते हुए फील होगा। यानी पॉजिटिव के बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया। यहाँ पर जितनी भी फील्ड लाइन बनेंगी वो सब की सब रेडियली इनवर्ड बनेंगी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट लाइंस होंगी, तमाम की तमाम लाइंस स्ट्रेट होंगी लेकिन रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है, अगर सोर्स हमारा कैसा है, नेगेटिव है। इसी तरह जो है केस नंबर 3 में अगर हम चले जाएं तो केस नंबर 3 के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 2 सोर्स हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, या 2 सोर्स हैं और दोनों नेगेटिव हैं, और अब देखते ये है कि टेस्ट चार्ज जब इन चार्जेस के दरमियान हम रखते हैं तो उससे इफ़ेक्ट क्या होता है। फ़र्ज़ किया मैंने टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे रखा
लेकिन क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों उसको क्या करेंगे, रिपेल, ये मूव ही नहीं करेगा। वही टेस्ट चार्ज अगर मैं यहाँ नेगेटिव फील्ड के दरमियान रख दूँ तो वो स्टैटिक है, क्योंकि ये पॉजिटिव को भी रिपेल कर रहा है, वो भी पॉजिटिव, अब दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, वो अपनी जगह पे क्या रहेगा, बैलेंस खड़ा रहेगा। यानी दरमियान का एरिया ऐसा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, ज़ीरो, यानी फील्ड फ्री रीजन। क्यों फील्ड फ्री रीजन, क्योंकि चार्ज चलेगा तो फील्ड लाइन बनेगी, फील्ड लाइन बनेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आएगा। अब इसी टेस्ट चार्ज को फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पे रखता हूँ तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं इस जगह पे रखता हूँ तो ये इसको रिपेल करता है, मैं इस जगह पे रखता हूँ ये इसको रिपेल कर रहा है, इस जगह पे रखता हूँ ये इसको रिपेल करेगा। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जो इसकी रिपल्शन को शो कर रही, ठीक होगी बात ये। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज को मैं सपोज इस पॉइंट पे रखता हूँ, जरा गौर कीजिएगा बात पे, ये रिपेल करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, ये रिपेल करना चाह रहा है इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन ये दूर होने की वजह से इसका इफेक्ट इस पर कम है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। लिहाजा रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्टेंट लाइन जो बनेगी वो इस तरीके से पाथ लाइन जो है बनना शुरू हो जाएगी। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टेस्ट चार्ज हमें कुछ इस तरीके से बेंड होता हुआ महसूस हुआ, उसकी रिपल्शन भी आ गई, स्ट्रेट ले जाना चाहता था ये उसको रिपेल करता है, बेंड इस तरह। यहाँ पर इसी तरीके से ये फील्ड लाइन ऐसे बनना शुरू हो गई, ठीक है। दरमियान का सारा एरिया फील्ड फ्री रीजन बन गया। बिल्कुल इसी तरह अगर इधर आ जाए तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करना चाहता है, वो भी अट्रैक्ट, ये मूव नहीं करेगा। इस जगह पे रखेंगे ये अट्रैक्ट करेगा, इस जगह पे रखेंगे अट्रैक्शन, यहाँ पे रखेंगे अट्रैक्शन, तो हर तरफ से इसको अट्रैक्शन मिल रही, ठीक है। और यहाँ पर लाइंस इस तरीके से बेंड होती हुई। अब जब स्ट्रेट लाइन थी तो तब डायरेक्शन इशू नहीं था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जिस तरफ जा रहा है एक्चुअल डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है। लेकिन जब कर्व की बात आ जाए, जहाँ भी लाइन में कर्व आ रहा हो तो वहाँ पर लोकेशन देखने के लिए हमें किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो हम वहाँ पे ड्रा करेंगे टेंजेंट लाइन। ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि अगर कर्व आए तो ऐसी सूरत में जो फील्ड लाइन बन रही होगी उस लाइन के आपको किस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, जिस पॉइंट पे चाहिए वहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट बताएगा कि डायरेक्शन एक्चुअली किस तरफ थी। अब मसलन पार्टिकल अगर इस पॉइंट पर है तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करके देखना है कि एक्चुअल डायरेक्शन फील्ड की इस तरफ थी लेकिन बेंड हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक होगी बात ये। तो सिमिलर केसेस के दरमियान आपने देखा कि दरमियान का इलाका फील्ड फ्री रहता है, यानी वहाँ किसी किस्म का फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जो है केस नंबर 4 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 4 में फ़र्ज़ किया एक तरफ मैं रखता हूँ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ मैं रखता हूँ नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के दरमियान मैंने रख दिया एक टेस्ट चार्ज QO। तो ऐसी सूरत में अगर आप गौर करें तो देखिए पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, लिहाजा ये टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। यही टेस्ट चार्ज यहाँ से उठाकर अगर मैं सपोज इस पॉइंट पर ले जाता हूँ तो ये रिपेल और ये अट्रैक्ट, लिहाजा ये कर्व सी बनती हुई। इसी तरह टेस्ट चार्ज अगर इधर रखता हूँ तो एक कर्व पाथ अटैम्प्ट करते हुए चार्जेस इस तरीके से जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही टेस्ट चार्ज अगर मैं इस तरफ रखता हूँ तो ये उसको रिपेल करता है, इस तरफ रखता हूँ तो वो इसको अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे रखूँगा ये उसे रिपेल करेगा, यहाँ रखूँगा ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव का काम हमेशा अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव का काम टेस्ट चार्ज को रिपेल करना है। और इन बिटवीन जब बात आ रही है तो देखें अब ऐसी सूरत में जो रास्ते तो स्ट्रेट लाइन है वहाँ तो हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जहाँ कर्व आ जाए
कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करके बता सकेंगे कि टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जाना चाहता था। ठीक होगी बात ये। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेज रखने से इफ़ेक्ट क्या हुआ। इस तरह केस नंबर 5 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 5 में फ़र्ज़ किया हमने यहाँ पर जो है एक प्लेट ले ली, उस प्लेट पर एज अ होल पॉजिटिव चार्ज, एज अ होल पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट पर एज अ होल नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि जब इस तरह की प्लेट के दरमियान हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो देखें टेस्ट चार्ज अगर मैं इस पोजीशन पे रखता हूँ तो ज़रा गौर कीजिए, ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ रिपेल करना चाह रहा है, ये नेगेटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में इसके बनेंगे कंपोनेंट। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट हमें बिल्कुल क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इन प्लेट्स के बिटवीन तो हमें तमाम की तमाम लाइनें स्ट्रेट यूनिफॉर्मली मिलेंगी क्योंकि तमाम के वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। लेकिन जब यही टेस्ट चार्ज हम एज पर रखते हैं तो ऐसा क्या होता है, ये रिपेल करना चाह रहा है, ये अट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे इस वक्त इस सूरत में, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह टेस्ट चार्ज जब इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पर, तो इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव ने क्या किया, रिपेल, इस नेगेटिव ने क्या किया, अट्रैक्ट, और यहाँ पर भी वर्टिकल कंपोनेंट बने। तो ये वर्टिकल इस वर्टिकल से कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे वाला वर्टिकल बच गया, जिसकी वजह से किनारे की जो लाइंस हैं वो इस वर्टिकल की वजह से आपको बेंडिंग में नज़र आएंगी। तो किनारों पर हल्का सा बेंड, जबकि बिटवीन जो है लाइन क्या होंगी, स्ट्रेट। हाँ, अगर हमारी ये प्लेट सपोज इनफाइनाइट प्लेट होती, इनफाइनाइट, तो इसका मतलब है कि चार्जेस चलते जा रहे हैं, हर चार्ज के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, लिहाजा तमाम की तमाम लाइन कैसी बन जाती, स्ट्रेट बन जाती। लेकिन अगर फाइनाइट प्लेट है तो सेंट्रल एरिया यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन एज पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, और वहाँ पर फील्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ इसके केसेस थे। तो आपने देखा इन तमाम केसेस को अगर हम रिवाइज करते हैं तो आपने देखा कि टेस्ट चार्ज जब भी हम रखते थे किसी फील्ड के अंदर, तो टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को अडॉप्ट करता था उस रास्ते का नाम हमने क्या रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखा कि हमने एक पॉजिटिव सोर्स लिया, जब टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव सोर्स में रखा तो तमाम लाइनें रेडियली आउटवर्ड चलना शुरू हो गई। जब हमने नेगेटिव सोर्स रखा तो टेस्ट चार्ज को मुख्तलिफ लोकेशन पे रख के टेस्ट किया तो तमाम जगहों पे टेस्ट चार्ज रेडियली इनवर्ड आता हुआ फील हुआ। इसी तरह जब हमने सिमिलर चार्जेस के दरमियान टेस्ट चार्ज को रखा तो सिमिलर पॉजिटिव थे तो टेस्ट चार्ज रेडियली आउटवर्ड जा रहा था, सिमिलर नेगेटिव थे तो टेस्ट चार्ज रेडियली इनवर्ड आ रहा था। और जहाँ पे कर्व आई फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और देखा कि नंबर ऑफ लाइंस कहाँ पर कितनी ज़्यादा है। इसी तरह अपोजिट चार्जेस जब आमने सामने रखे और उनके दरमियान टेस्ट चार्ज को रखा गया तो सेंटर का सारा के सारा एरिया फील्ड रीजन बना, जबकि सिमिलर चार्जेस में फील्ड फ्री और यहाँ पर फील्ड एरिया बन गया। और इसी तरह जब एक इनफाइनाइट शीट ली गई तो तमाम फील्ड लाइन यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग,
इक्वली स्पेस्ड रहीं, लेकिन जब फाइनाइट साइज प्लेट ली गई तो एजिस पर वर्टिकल कंपोनेंट के कैंसिल ना होने की वजह से फील्ड नॉन यूनिफॉर्म और वीक हो गया। यानी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। उसकी वजह ये होती है कि टेस्ट चार्ज एक वक्त में एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन रखता है। अगर एक पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन रखता तो इसका मतलब है एक पॉइंट से दो टेंजेंट गुजर सकते थे। तो जब एक पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ही पास होगी तो लिहाजा इलेक्ट्रिक लाइन जो है एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू रखती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो इस टॉपिक को जहन में रखते हुए जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कवर होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस 5, ये कवर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनका एज अ होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।